नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन मिलता है। तो इन्हें पढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि अधिकार किसे कहते हैं। क्या आपको पता है कि अधिकार किसे कहा जाता है? तो चलिए मैं बताता हूँ। अधिकार एक ऐसी हकदारी या ऐसा दावा है, कैसा दावा है, जिसे शेष समाज, जो हमारा सोसाइटी है, वो एक वैध दावे के रूप में स्वीकार करे। कौन स्वीकार करे? हमारा समाज। मतलब हमारा समाज उस दावे को स्वीकार करता हो, और वो दावा कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। यहाँ और स्पष्ट करते हैं, तो वे सभी बातें जो मैं और समाज के अन्य लोग, कौन कौन? मैं और समाज के अन्य लोग सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक समझते हैं। तो सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? जैसे कि शिक्षा का अधिकार, ये हमारे सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो इसे जो है समाज की भी वैधता प्राप्त है, समाज भी इसको एक वैध दावे के रूप में स्वीकार करता है। तो आपने समझ लिया कि अधिकार उसे कहते हैं जिसे समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करे। अब इस बात को और स्पष्ट रूप से यहाँ पर जान लेते हैं। ऐसे कार्य जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और समाज के कल्याण के लिए हानिकारक हैं, उन्हें हम अधिकार नहीं कह सकते। जैसे कि धूम्रपान करना। अब आपसे कोई कहे कि मुझे धूम्रपान करने का अधिकार है, तो देखिए अधिकार नहीं है इसका, क्योंकि ये जो है हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है, वहीं समाज के कल्याण के लिए भी ये हानिकारक है। तो धूम्रपान जो है समाज में एक वैध दावा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर और समाज के कल्याण पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हमने समझ लिया कि अधिकार क्या है? एक ऐसा दावा जिसे समाज वैलिड मानता हो। अधिकार जो होते हैं वो हमारे सरकार या राज्य पर ये निर्देश देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही अधिकार राज्यों के साथ साथ जो नागरिक हैं, जिनको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन पर भी जिम्मेदारी डालते हैं। क्या जिम्मेदारी डालते हैं? कि हम अपने अधिकारों के लिए दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता। मान लीजिए ये दो समुदाय हैं, एक स्टेट में रहते हैं, और ए समुदाय का धर्म अलग है और बी का अलग है। इस समुदाय का आदमी कहता है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इन्हें धर्म की स्वतंत्रता मिली हुई है, सभी को मिली हुई है। लेकिन अब ये जो अपने पूजा पाठ करते हैं, इनको बुरा लगता है। इनको बुरा लगता है कि इन्हें धर्म की स्वतंत्रता क्यों है। तो देखिए, ये यहाँ के नागरिक हैं, इनको भी मिला है और इनको भी वही चीज़ मिली है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनकी धर्म की जो स्वतंत्रता है उसमें अड़ंगा ना डालें। हम अगर अपने लिए कोई अधिकार चाहते हैं तो दूसरों पर भी वो अधिकार प्रदान किए गए हैं, दूसरों को भी प्रदान किए गए हैं, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके अधिकारों का अतिक्रमण ना करें। तो यहाँ यही कहा गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए दूसरों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। अब यहाँ से आगे समझते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समझते हैं। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन मिलता है, और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार जो हैं व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, किसके लिए? चहुमुखी विकास के लिए, जैसे कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक, इनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। इसे ही इन्हें मूल कहा गया है। तो हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें मिलता है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक इनका वर्णन मिलता है। वहीं संपत्ति का अधिकार, ये हमारे आर्टिकल 31 में था, लेकिन क्या किया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, और वहाँ पर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। अगला जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 32 में देखेंगे। तो फिलहाल जो अधिकार टोटल हैं, मूल अधिकार हैं जो,
वो 6 हैं। कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने इनको अभी ब्रीफ में समझ लिया है। अब आगे समझते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। तो देखिए, उपलब्धता के आधार पर देखें तो कुछ मूल अधिकार जो हैं वो सिर्फ नागरिकों को प्रदान हैं, जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ उन्हीं को प्रदान है। कुछ ऐसे हैं जो सभी को प्रदान है, जैसे कि उनमें विदेशी भी शामिल, विदेशियों को भी वो अधिकार प्रदान हैं। इनको न्यायिक सुरक्षा प्रदान है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को, उस कानून को रद्द कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, या हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में अनुच्छेद 32 के तहत। ये स्थायी नहीं है क्योंकि संसद इनमें कटौती कर सकती है। कटौती कैसे करेगी? वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना हमारे इन अधिकारों में कटौती कर सकती है। मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, उन्हें हटाया भी जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 21 एवं 22 को छोड़कर इन्हें हटाया जा सकता है। वहीं युद्ध या विदेशी आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। ऐसे इलाके जहां फौजी कानून लागू है वहां पर अनुच्छेद 34 के अंतर्गत कई सारे जो हमारे अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है। वहीं यहाँ पर देखने की बात यह है कि कुछ अधिकार नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। तो जो राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार हैं उन्हें हम नकारात्मक कहेंगे। वहीं व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान जिन अधिकारों में किया गया है उन्हें हम सकारात्मक अधिकार कहेंगे। तो हमने यहाँ मूल अधिकारों की विशेषताएं समझ ली हैं। आगे अब हम देखेंगे मूल अधिकारों में जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12, उसमें राज्य की परिभाषा प्रदान की गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो कहा गया है कि राज्य के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन आएगा, कि संविधान में कई जगह राज्य का प्रयोग किया गया है, राज्य शब्द का। तो यहाँ राज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है उस राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो देखिए, राज्य में हमारी विधायी संस्थाएं जैसे कि संसद हुई, राज्य के विधानमंडल हुए, प्रशासनिक की बात करें तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें, प्राधिकारी जैसे कि स्थानीय नगर पालिकाएँ, पंचायतें, अन्य सरकार के विभिन्न जो उपक्रम हैं वो सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई निजी इकाई, कोई प्राइवेट यूनिट है जो कि बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है, वह भी राज्य में शामिल होगी। और अब हम आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसी विधि जो कि मूल अधिकारों की जो भावना है उससे असंगत है, मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है या मूल अधिकार उससे कम होते हैं, वैसी विधियां शून्य होंगी। कैसे शून्य होंगी? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ये दोनों क्या कर सकते हैं कि किसी विधि को मूल अधिकारों से असंगत या उल्लंघन होने पर उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। यही विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो देखिए, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित अध्यादेश या कानून हैं वो सभी विधि के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा पारित अध्यादेश और कार्यपालिका विधान जैसे कि अध्यादेश हुआ, आदेश हुआ, कोई उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये सभी जो हैं विधि के अंतर्गत आएंगे। साथ ही विधि के रूप में मान्य कोई रूढ़ि या प्रथा, मान लीजिए कोई ऐसी प्रथा है, कोई रूढ़ि है जो हमारे समाज में एक कानून की तरह फॉलो की जाती है और वो हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करती है, तो हम उस विधि को भी हटा सकते हैं, उसको इनवैलिड करार दे सकते हैं। आगे जो हमारा अधिकार है समानता का अधिकार, इसे हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे, और इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां जाकर आप इस समानता के अधिकार वाले टॉपिक को देख सकते हैं। धन्यवाद। मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपको ये समझ में आया हो टॉपिक, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।